नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पशुधन विकास पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ब्रीडिंग के संबंध में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इस वीडियो को शीर्षक दिया है ABC ऑफ बोवाइन ब्रीडिंग। और पार्ट 1 इसीलिए कहा है क्योंकि एक वीडियो में पूरी जानकारी दिया जाना संभव नहीं हो सकेगा, इसीलिए इसको 2 भागों में बांटा गया है। बोवाइन ब्रीडिंग का अर्थ है गाय और भैंसों में AI या नेचुरल ब्रीडिंग किस प्रकार की जाए, ताकि नेचुरल सर्विस किस तरह से कराई जाए ताकि आपके पास अधिक उत्पादक क्षमता वाली गायें या भैंसें पैदा हो सके। यदि हमें उत्पादन क्षमता बढ़ानी है तो कुछ बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जैसे कि पशु आहार, उनका रखरखाव और उनकी अच्छी अनुवांशिक गुण उनमें होने चाहिए, गुड जेनेटिक्स जिसको बोलते हैं। अगर उनकी उत्पादक क्षमता नहीं होगी तो वो किसी भी तरह से आप कुछ कितना भी खिलाएंगे, बहुत अच्छे से रखेंगे, तब भी वो एक हद से ज़्यादा दूध उत्पादन आपको प्राप्त उनसे नहीं हो सकेगा। तो अगर हम इस प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 20% हमारा जो ध्यान है उनके खान पान पे होना चाहिए, 20% उनके रख रखाव पे होना चाहिए और 60% उनकी जेनेटिक्स पर। यानी कि अगर आप देखें तो सबसे अधिक जिसको महत्व दिया जाना चाहिए वो पशु की उत्पादक क्षमता पर, जो उनकी जेनेटिक्स है या जो उनके अनुवांशिक क्षमता है, जो उनको अपने पूर्वजों से मिली है, उस क्षमता के हिसाब से ही उनका चयन किया जाना चाहिए। परंतु वर्तमान स्थिति एकदम उल्टी है। हम जेनेटिक्स पर 1% से कम, रख रखाव पर करीब करीब 34% और उसके आहार पर हम 65% लगभग जोर देते हैं, जिसके कारण जो यही मुख्य कारण है कि हमारी डेयरी या हमारा पशुपालन व्यवसाय बहुत फ़ायदे का नहीं हो पा रहा है। यदि हमें जिस हिसाब से होना चाहिए वो हमने इससे पूर्व में इसकी चर्चा की, और जो अब हो रहा है वो हम अब चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें हमें आप बहुत साफ साफ देख सकते हैं कि हमको जेनेटिक्स में इम्प्रूवमेंट, यानी कि आनुवंशिक गुणों में पशुओं के सुधार लाने की अत्यधिक आवश्यकता है। अभी हमने देखा कि जेनेटिक्स में सुधार यही सबसे अधिक आज के समय की आवश्यकता है, और जो कि सही ब्रीडिंग से ही किया जा सकेगा। तो हम अभी ब्रीडिंग के प्रकारों के बारे में बात करेंगे और फिर उसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ब्रीडिंग के 3 प्रकार होते हैं: सेलेक्टिव ब्रीडिंग, अपग्रेडिंग एंड क्रॉस ब्रीडिंग। मुख्य रूप से ये 3 प्रकार होते हैं। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग आप देख रहे हैं, जैसे कि अगर सेलेक्टिव ब्रीडिंग की हम बात करें तो उसमें ज़्यादातर सेलेक्टिव ब्रीडिंग इंडिजिनस जो हमारे पास में देशी पशु जैसे देशी शुद्ध नस्ल के पशु हैं, जैसे साहिवाल है, गिर है, थारपारकर है, कंकरेज है। साहिवाल गिर और रेड सिंधी हमारे दुधारू नस्लें हैं। और अधिकतर सेलेक्टिव ब्रीडिंग अगर दूध उत्पादन के लिए की जाए तो जिनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता अच्छी है उन्हीं नस्लों का चयन किया जाएगा। तो अगर हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग दूध उत्पादन के लिए कर रहे हैं, जो कि हमारा अधिकतर उद्देश्य होता है, तो हम उसके लिए साहिवाल और गिर और रेड सिंधी इन 3 नस्लों का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर हम मध्य प्रदेश की प्रजनन नीति के हिसाब से करना चाहें तो साहिवाल गिर हमारे अच्छे विकल्प हो सकते हैं। और एचजीएम बुल का हम इसके लिए प्रयोग करेंगे। ये तो हमारी गाय हो गई, जो हमने फीमेल लिखा है तो ये हमारी गाय या भैंस हो गई। जो सेलेक्टिव ब्रीडिंग तो हम भैंसों में बहुत कम करते हैं, हम भैंसों में तो अपग्रेडिंग करते हैं, जिसकी चर्चा हम अगली स्लाइड में करेंगे। अभी हम गाय की बात करते हैं। तो एचजीएम बुल हाई जेनेटिक, एचजीएम से अर्थ होता है हाई जेनेटिक मेरिट बुल। ऐसे नंदी जिनकी माँ ने
अपनी नस्ल के हिसाब से बहुत अधिक दूध दिया हो। जैसे साधारणतः साहिवाल जो है 2400 से 3000 लीटर तक एक ब्यात में दूध देती है, पर एचजीएम बुल वो बुल हैं जो ऐसी गायें जिन्होंने 5000 तक एक ब्यात में दूध दिया हो, या 4000 दूध दिया हो, या 3000 से ऊपर दिया हो, ऐसी गायों को एचजीएम बुल, ऐसे नंदियों को एचजीएम बुल कहा जाता है। और इनका चयन एआई के द्वारा किया जाना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि इतने अच्छे नंदी का रखरखाव में भी कठिनाई होगी, और क्योंकि नंदी अगर आप एक ही नंदी से बहुत जनरेशन तक क्रॉस कराते हैं तो इनब्रीडिंग हो सकती है, यानी कि उसी नंदी से बार बार क्रॉस कराने से आपके पास में आगे जो बच्चियाँ आएंगी आगे जनरेशन की, वो उतनी अच्छी नहीं होंगी, इसलिए आपको हर 3 साल बाद नंदी बदल देना होता है। तो इसके लिए एआई ही एक अच्छा विकल्प है। तो ये जो एचजीएम बुल हम जिसकी बात कर रहे थे सेलेक्टिव ब्रीडिंग के लिए, दोनों ही जब सेलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं तो अगर हमारे पास साहिवाल गाय है, जैसे आप देख रहे हैं, अगर हमारे पास साहिवाल गाय है तो हम साहिवाल नंदी ले सकते हैं जिसकी डैमसील अधिक हो, साहिवाल का नंदी आप ले सकते हैं। यदि आपके पास गिर गाय है तो आप गिर का नंदी ले सकते हैं। यदि आपके पास रेड सिंधी गाय है तो आप रेड सिंधी का अच्छे एचजीएम नंदी ले सकते हैं, जिससे और आपके पास जो उससे क्रॉस करने पर जो बछिया प्राप्त होगी वो निश्चित रूप से अगर जो आपकी गाय है उससे अधिक दूध देने वाली पैदा होगी, क्योंकि दोनों से 50% गुण इससे आएंगे और 50% गुण नंदी से आएंगे। 50% आएंगे आपकी गाय से और 50% गुण आते हैं लगभग ये ऐसा मैथमेटिक्स नहीं है, गणित नहीं है, ये जेनेटिक्स थोड़ी सी गणित जैसी नहीं होती है, लेकिन कुछ हद तक लगभग अगर हम कहें तो कुछ हद तक ऐसे आधे आधे गुण दोनों गाय और उससे आते हैं। कभी कभी ये थोड़ा सा ये अनुपात बदल सकता है, पर अधिकतर अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो ये इसी तरह से चलता है। तो ये जो यहाँ पर जो आपको बछिया पैदा होगी उसमें इस नंदी के भी 50% गुण आएंगे। तो अगर नंदी की माँ ने गाय की माँ से अधिक दूध दिया है तो इन दोनों का मिक्सचर होकर यहाँ पर आपको जो आपकी गाय थी उससे अधिक दूध देने वाली बछिया प्राप्त होगी, और इसको हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। ब्रीडिंग का दूसरा प्रकार है अपग्रेडिंग। भैंसों में इसका प्रयोग बहुत किया जाता है। जैसे यदि हम देखें कि जो हमारी नॉन डिस्क्रिप्ट तरह की अगर आपके पास भैंस है यहाँ पर जिसका कोई नस्ल का पता नहीं है, उसका अगर आप एचजीएम मुर्रा बुल या महसाना बुल या फिर भदावरी बुल इससे या जाफराबादी से इसको क्रॉस कराएं, ज़्यादातर मुर्रा का प्रयोग किया जाता है भैंसों के लिए, तो इसको हम अपग्रेडिंग कहते हैं। अपग्रेडिंग हमेशा ऐसी गाय या ऐसी भैंस जिसकी नस्ल का पता ना हो, उसको जब किसी नस्ल के नंदी से उसको क्रॉस किया जाता है उसको हम अपग्रेडिंग कहते हैं। और उसके कारण जो बछिया पैदा होती है वो हमेशा ही अच्छे गुणों की होती है, जो जैसा कि हमने अभी पूर्व में समझा कि 50% गुण उसके एचजीएम बुल से आते हैं और 50% गुण उसके नॉन डिस्क्रिप्ट से आते हैं। और इसको हम विस्तार से अपग्रेडिंग को और आगे समझेंगे, ताकि हमें पता चले कि अगर हमें नॉन डिस्क्रिप्ट गाय से एक अच्छी साहिवाल या गिर या अच्छे नस्ल की बछिया चाहिए तो कितनी जनरेशन लगेंगी, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा आगे करने वाले हैं। अभी के लिए हम इतना समझ लें कि अपग्रेडिंग अधिकतर ऐसी गाय या भैंसों में की जाती है जिसकी नस्ल का पता नहीं हो और उसको किसी भी प्योर नस्ल के शुद्ध नस्ल के एचजीएम बुल से क्रॉस कराते हैं। और इसका चयन कैसे किया जाता है इस बारे में हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। और लेकिन निश्चित रूप से जब हम अपग्रेडिंग कराते हैं तो जो बछिया पैदा होती है वो ये जो आपकी नॉन डिस्क्रिप्ट फीमेल थी, ऐसी मादा, ऐसी गाय या भैंस जिसकी नस्ल पता नहीं हो, उसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता से जो बछिया पैदा होती है इन दोनों के इसके और इसके क्रॉस से, वो इससे हमेशा बेहतर होती है। तीसरा प्रकार है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग दो अलग अलग शुद्ध नस्लों में अगर क्रॉस किया जाता है उसे हम क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग का उपयोग अधिकतर जब हम विदेशी नस्लों को उपयोग करते हैं, जैसे एचएफ या फिर जर्सी
जब हम इन दोनों हमारे अपने यहाँ पर मैंने भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो हम HF और जर्सी नस्ल विदेशी नस्लों में उनका उपयोग करते हैं। तो सब मान लीजिए कि आपके पास में HF जर्सी नस्ल का नंदी है और आपके पास में थारपारकर, साहिवाल, गिर या किसी भी नस्ल की, किसी शुद्ध नस्ल की गाय है। या अगर हम भैंस की बात करें तो हम या हम भैंस के इसमें क्रॉस ब्रीडिंग नहीं ज़्यादातर की जाती है। ज़्यादातर भैंसों में अपग्रेडिंग की जाती है, जिसकी अभी हमने पहले बात की। हमारे पास यदि ऐसी कोई भैंस है जिसकी कोई नस्ल नहीं है तो उसको हम मुर्रा से क्रॉस करा सकते हैं या जाफराबादी से क्रॉस करा सकते हैं, या हमें अगर वसा ज़्यादा चाहिए तो भदावरी से क्रॉस करा सकते हैं। और अगर हम पूरे देश की बात करें तो और भी अच्छी दूध देने वाली नस्लें हैं, जैसे महसाना जो अच्छा दूध देती है। तो इन नस्लों का भी प्रयोग अपग्रेडिंग के लिए, भैंसों में अपग्रेडिंग अधिकतर की जाती है। क्रॉस ब्रीडिंग अगर देखें तो ज़्यादातर ऐसी नस्लों में की गई, साहिवाल में की गई है, गिर में की गई है, कंकरेज में की गई है। ऐसी नस्ल जो हमारी देशी नस्लें हैं पर अच्छा दूध देती हैं, परंतु जो ये विदेशी नस्लें हैं जैसे HF और जर्सी, इनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता, HF की दुनिया में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन क्षमता है और जर्सी की HF से कम है। पर जर्सी के उपयोग के फ़ायदे हैं कि जर्सी की जो साइज़ है, जिसका आकार है, वो हमारी गायों के समान होता है। लगभग छोटा, HF थोड़ी बड़ी होती है। तो जब तक आपके पास बड़े नस्ल की गाय ना हो तब तक HF का प्रयोग करना ठीक नहीं होगा। और यदि जर्सी और अगर हमें HF का उपयोग करना है, HF नंदी का से क्रॉस कराना है, तो हमारे पास जो बछिया प्राप्त होगी वो HF क्रॉस कहलाएगी। पर उस समय HF क्रॉस को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो जब हमारे किसान भाई उसका चयन करें कि हमें HF से करना है या जर्सी से, तो सबसे पहले अपनी गाय का आकार देखें, अपनी गाय की दुग्ध उत्पादन क्षमता, अपनी गाय का आकार देखें। अब आप उस पशु को क्या खिला सकते हैं, क्या पिला सकते हैं, या आपके पास पर्याप्त साधन है, तभी आप HF या जर्सी नस्ल का उपयोग करें, क्योंकि ये नस्लों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और आपको इनके रख रखाव पर थोड़ा अधिक ध्यान देना, हमारे देशी पशुओं से ज़्यादा अधिक ध्यान देना होता है। अब अपग्रेडिंग को हम थोड़ा और विस्तार से समझेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि अपग्रेडिंग, मैंने आपको जैसे हमने बात की थी, किसी भी नॉन डिस्क्रिप्ट ऐसी गाय या भैंस जिसकी नस्ल का पता न हो, उसको हम जब किसी कोई नस्ल से क्रॉस कराते हैं, जैसे अगर हमें भैंस को कराना है तो हम मुर्रा से करा सकते हैं, या हम जो अभी हमने इसके पहले चर्चा की उन नस्लों से करा सकते हैं। और यदि हमें गाय को कराना है तो हम साहिवाल, गिर जैसी गायों से इसको अपग्रेड करा सकते हैं। यदि हमें लगता है कि हमारे संसाधन, हमारे पास जो साधन है वो पर्याप्त नहीं है और इतनी दूध देने वाली, क्योंकि जब दूध अधिक देने वाली गाय होती है तो उनको रख रखाव भी उनका अच्छे से करना होता है, तभी वो लंबे समय तक अच्छा दूध उत्पादन कर सकती हैं और स्वस्थ रह सकती हैं। तो हमें नस्लों का चयन हमारे संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर, हमारे पास जो पशु हैं उनके आधार पर और हमारे जो वातावरण है उसके आधार पर करना चाहिए। तो यदि हम साहिवाल का उपयोग करते हैं, साहिवाल बुल का उपयोग करते हैं, तो अगर हमने मान लिया कि हम ये जो हमारी नस्ल है वो साहिवाल है, तो अगर साहिवाल नस्ल है हमारे पास में, तो अगर हम साहिवाल नस्ल की बात करें, यदि हम मानते हैं कि जो हम साहिवाल नस्ल का नंदी लें और हमारी गाय जो है वो नॉन डिस्क्रिप्ट है, ये हमारी गाय है समझ लीजिए, या भैंस के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अगर गाय हमारी ये नॉन डिस्क्रिप्ट है, यानी जिसकी नस्ल का हमें पता नहीं है, तो आप देखेंगे कि जो आपके पास में बछिया प्राप्त होगी उसमें जो 50% गुण हैं साहिवाल के होंगे और 50% जो गुण हैं
ये नॉन डिस्क्रिप्ट के होंगे। 50% बी नस्ल के यानी कि साहिवाल के, उदाहरण के तौर पर हम साहिवाल ले रहे हैं, यहाँ गिर भी हो सकती है, थारपारकर भी हो सकती है, वो आपको चयन करना है। और 50% नॉन डिस्क्रिप्ट होगा। तो ये इसकी जो बछिया प्राप्त होगी वो निश्चित रूप से जो आपकी गाय थी उससे अधिक दूध देगी। अब हम जब इस बछिया को, ये समझ लीजिए कि पहली जनरेशन की बछिया आपको प्राप्त हो गई, इस बछिया को हमको फिर उसी नस्ल के सांड से या नंदी से क्रॉस कराना है, दूसरे नस्ल पे नहीं जाना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो फिर मिक्सिंग होती चली जाती है और हमारे पास में वापस से हम नॉन डिस्क्रिप्ट, अगर यहाँ पर हमने नस्ल बदल दी तो हम वापस से नॉन डिस्क्रिप्ट की तरफ ही पहुँच जाएंगे धीरे धीरे करते हुए। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है, हमें एक नस्ल को चयन करना है और उससे आने जो ये गाय है उससे इस गाय से आने वाली सारी इस गाय से आने वाली इसकी संतति, इस संतति से आने वाली दूसरी संतति, इन सभी में एक ही नस्ल के नंदी का उपयोग करना है। उससे क्या फ़ायदा होगा ये हम अभी देखेंगे। अब ये जो बछिया है ये जब बड़ी होगी इसको आप फिर उसी नस्ल के नंदी से, नंदी दूसरा होगा बट नस्ल उसकी वही होगी, तो इसी नस्ल की नंदी से क्रॉस कराएंगे तो इसमें ये होगा आपको 75% साहिवाल के लक्षण आने लगेंगे और सिर्फ 25% जो है वो लक्षण आपको होंगे नॉन डिस्क्रिप्ट के, यानी कि जो आपकी ओरिजिनल गाय थी उसके सिर्फ 25% ही लक्षण बच जाएंगे। अब आप इस बछिया को, ये बछिया और अधिक दूध देगी, इसको आप फिर से अच्छे इससे, ये साहिवाल जो होगा वो कम दूध देने वाला, थोड़ा कम, ये उससे अधिक जिसकी माँ ने दूध दिया, ये उससे अधिक जिसकी माँ ने दूध दिया, इस तरह से चयन करना है। इसको जब हम क्रॉस कराएंगे तो आप देखेंगे 87.5% उसमें साहिवाल नस्ल के यानी इस बी नस्ल के गुण आ जाएंगे और नॉन डिस्क्रिप्ट यानी कि जो आपकी पूर्व में गाय थी, ये वाली गाय है ना, उसके लक्षण आपके पास में लगभग सिर्फ 12% ही रह जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि क्या आप धीरे धीरे आपके पास शुद्ध साहिवाल नस्ल बनती जा रही है। अब आपने इस बछिया को, ये जो बछिया हम अभी जिसकी चर्चा कर रहे हैं, इस बछिया का अगर हमने क्रॉस फिर से उसी साहिवाल नस्ल वही रहेगी, नंदी अच्छे और अच्छे और अच्छे बढ़ते जाएंगे। उल्टा नहीं जाना है, हमें ऊपर की तरफ जाना है, यानी कि इसकी डेंसिटी कम थी, इससे उससे अधिक, इससे उसके अधिक, उस ऐसे जाना चाहिए, उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। यदि हम एकदम से हाईएस्ट पे चले जाते हैं तो हमें उससे अधिक मिल पाना कठिन हो जाते हैं, नंदी का सीमन मिल पाना। और अगर हम नेचुरल ब्रीडिंग करा रहे हैं तब तो और ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि चौथी जनरेशन पे 93% यानी करीब 94% जो है आपके पास जो बछिया पैदा होगी, जिसमें 94%। और पाँचवें जनरेशन में यदि आप देखते हैं, यानी इस बछिया को जब आप क्रॉस कराएंगे तब जो बछिया पैदा होगी उसमें करीब 97% साहिवाल के गुण आ जाएंगे और इस तरह से आपके पास में एक अच्छी साहिवाल गाय हो जाएगी। जो शुरू में मैंने अगर आपके पास में कई 10 नॉन डिस्क्रिप्ट ऐसी गायें हैं जिनकी कोई नस्ल नहीं है, उनको सबको आप अगर इस तरह से, जिस तरह से हमने अभी चर्चा की, इस तरह से क्रॉस कराएंगे तो आपको 5 साल बाद, 5 क्या समझ लीजिए 7 साल बाद लगभग आपको आपके पास पूरी साहिवाल हर्ड हो जाएगी। यानी 10 की 10 गायों से जितनी भी बछियाँ पैदा होती चली जाएंगी वो उनमें साहिवाल के गुण बढ़ते चले जाएंगे और पाँचवीं जनरेशन में आपके पास में एक साहिवाल का हर्ड, यानी ऐसा आपकी डेयरी जो कि पूरी साहिवाल डेयरी हो जाएगी। ऐसे ही आपको एक नस्ल चयन करके या कोई 2 नस्ल चयन करके, पर जो भी आप चयन करें उस पर ही जुड़े रहें, उसमें बार बार परिवर्तन करने से आपको नुकसान होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम अपने अगले वीडियो में ब्रीडिंग के संबंध में अधिक जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।